नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीएससी एग्जामिनेशन अभिषेक पर, जिसमें आज हम इस डेली एडिटोरियल वाले वीडियो में दो एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। एक है बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, जो कि जनसत्ता में आया हुआ है, और दूसरा है जो है आपका टूलकिट विवाद, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता। हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता है, ये हमारे एथिक्स पेपर 4 और निबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको कहीं भी आप कोट कर सकते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये। तो देखिए, ये पहले पैराग्राफ में ये बौद्ध दर्शन के जो है जो विचार हैं उसकी भूमिका में राइटर कहते हैं कि ये जो बौद्ध दर्शन है परस्पर निर्भरता, सापेक्षता तथा कारण संबंध जैसे विषयों की चर्चा करता है। ठीक है, उसके साथ ये समुच्चय एक सिद्धांत है जिसमें तर्क वितर्क पर आधारित तर्कशास्त्र का एक विस्तृत व्यवस्था है इसके अंदर। ठीक है, जो अपने चित्त को दोषपूर्ण कल्पनाओं को समझने में सहायक है। ठीक है, नीतिशास्त्र स्वयं अपने लिए एवं दूसरे के लिए हितकारी एवं हानिकारक की बातों के बीच भेद करने की योग्यता है। मूलतः यह अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। देखिए, जो बौद्ध दर्शन था वो मूलतः जो है अनिश्वरवादी था, अनात्मवादी था। इस कहने का मतलब है कि ईश्वर ने ना तो ईश्वर और ना ही आत्मा की सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, परंतु पुनर्जन्म को ये मान्यता देते हैं। तो सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर सत्यों का उपदेश दिया है, और मध्यम मार्ग का भी रास्ता अपनाया है। तो इनका क्या है, जो मेन फिलॉसफी है इनकी, परस्पर निर्भरता है, सापेक्षता है, कारणकार संबंध है। और कारणकार संबंध का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इन्होंने बताया है, बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि संसार में दुख बहुत हैं। ठीक है, संसार दुखों से युक्त है, और इसी सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर सत्य बताए हैं। दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है, और निवारण के मार्ग बताए हैं। ठीक है, फिर और मध्यम मार्ग कैसे, मतलब कि मध्यम मार्ग अपनाया है, आगे वो हम देखेंगे। फिर ये दूसरे पैराग्राफ में ये राइटर कहते हैं कि हिंसा और सामाजिक भेदभाव, मतलब समाज में लगातार हिंसा और सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है। जैसे आतंकवाद जैसी समस्या और दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात, जैसे आप देख सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन में हमेशा चलता रहता है। सीरिया में आपका जो है ISIS है, तालिबान का अलग यहाँ पे है। तो ये लोग हिंसा के मतलब इन लोगों में हिंसा बहुत ज़्यादा है, तो हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है मनुष्यों में। तो उसके नियंत्रण के लिए बुद्ध ने कहा है, उसके नियंत्रण के लिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन ही सारे कर्मों का नियंता है। मनुष्य का मन ही सारे कर्मों का नियंता है, इसलिए मनुष्य मन में सद्विचार का प्रवाह करके सद्मार्ग पर ले जाना जरूरी है। मनुष्य के मन में सद्विचार का प्रवाह करके सद्मार्ग की ओर ले जाना जरूरी है, जिससे मानव मात्र की जो कुप्रवृत्तियां हैं, जैसे हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ, ये सबसे मुक्ति पाकर वो मुक्त पाएगा। और बौद्ध दर्शन, इसके लिए बौद्ध दर्शन की जरूरत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मनुष्य के मन ही सारे कर्मों का नियंता है। ठीक है, फिर आगे वो अगले पैराग्राफ में वो बताते हैं, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अपने धर्म, मतलब ये जो है बौद्ध गौतम बुद्ध जी ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता और समानता तथा बौद्धिक शिक्षा दिया है, कि बौद्धिक शिक्षा दी है, जिसमें सांसारिक दुख जो है, इन सांसारिक दुख बताया है इन्होंने कि सांसारिक दुख है, जिसे 4 आर सत्य बताया है, वही बौद्ध धर्म का मूल आधार है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण का मार्ग बताया है। इसी की मुक्त के लिए, मतलब इस जो दुख के मुक्त के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात की है। इसमें इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, कैसे उनका पालन करके आप सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले है सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक वाक्य, फिर सम्यक कर्माट, फिर सम्यक आजीव, फिर सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। यही सम्यक समाधि ही मोक्ष है। ठीक है, यहाँ पे सम्यक का अर्थ क्या होता है, दो अतियों के बीच, ना अत्यधिक इच्छाएं रखता हो और ना ही अत्यधिक तप या दमन रखता हो। तो यही हो गया बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग का रास्ता। जिससे अगर मध्यम मार्ग का रास्ता होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज भी बनाया जा सकता है। फिर आगे बुद्ध यहाँ पे अगले
उसमें बोलते हैं, पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि पंचशील का सिद्धांत जो है वो आज के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे? पंचशील क्या था? पंचशील है कि अहिंसा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, काम संबंधी व्यभिचार ना करना, नशा ना करना। ठीक है, ये 5 जो है पंचशील थे जो बुद्ध दर्शन में बताए गए हैं। ये आम जनों के लिए, आम जन जो संघ में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए थे। और भिक्षुओं के लिए 5 अलग से शील थे। उसमें क्या था? भिक्षुओं के लिए क्या था? जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनके लिए था कि दिन में कई दफ़ा भोजन नहीं करना है, आभूषण या कीमती चीज़ें धारण नहीं करना है, रक्त स्वर रजत को छूना मतलब से दूर रहना है, संगीत या गद्देदार बिस्तर तक की मनाही थी। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ की ओर ले जाने की शिक्षा देता है और पूरी तरह यथार्थ जीवन जीने की शिक्षा देता है। खैर, ये आज के भौतिकतावादी समाज में काफ़ी कठिन है इस दर्शन को फॉलो करना, लेकिन अगर जो कुछ इसकी प्रासंगिकता देखी जाए तो आगे आगे देखते हैं हम। फिर आगे राइटर कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि आज पूरी दुनिया हिंसा, धार्मिक उन्माद, नस्ली टकराव, पर्यावरणीय संकट जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। एक और इंसान विज्ञान, तकनीकी और यांत्रिकी में विकास, उसके उपयोग से अपार समृद्धि प्राप्त कर रहा है, और दूसरी ओर स्वार्थ, लोभ, हिंसा आदि भावनाएं से वशीभूत होकर कलह, लूट खसोट मतलब ये भ्रष्टाचार, अतिक्रमण जैसी विनाशकारी मार्ग की ओर भी जा रहा है। आज दुनिया में भौतिक संपदा के साथ साथ मानव अस्तित्व भी बचाना आवश्यक है। तब मनुष्य मन सभी कर्मों का, फिर यहाँ पे ये सब जो बताया इन्होंने कि जो जो मतलब कि लगातार मूल्यों का पतन हो रहा है समाज में, जिससे लूट खसोट और भ्रष्टाचार, मिलावट या पर्यावरणीय संकट ये सब जो बढ़ रहा है, ठीक है, ये और संबंधों में विच्छेद, ये सब जो बन रहा है, इसके लिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य मन सभी कर्मों का नियंता है। अगर इस मन को हम सद्मार्ग की ओर ले जाएं तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। फिर इन्होंने आगे इन्होंने बताया है इस पैराग्राफ में, देखिए कहते हैं कि आपसी शत्रुता है, जो आपसी शत्रुता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा, बैर से बैर शांत नहीं होता। अर्थात उनका कहने का अर्थ था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत अस्थायी नहीं होती है, क्योंकि उसे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का खतरा होता है। ठीक है, तो इसी बाद में अंबेडकर जी ने भी दोहराया था। तो बैर को उन्होंने कहा कि ये आपसी शत्रुता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि बैर को जन्म देने वाले कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करने का मार्ग अपनाया जाए, जहाँ पे पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के नैतिक और एक कल्याणकारी जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया है। मतलब इसके लिए उन्होंने कहा कि जो आपसी शत्रुता है, जो आपसी देशों के बीच शत्रुता या पड़ोसी के बीच शत्रुता हो गई, या समाज में जो दो समुदायों के बीच शत्रुता हो गई, तो इसको जो है रोकने के लिए उन्होंने कहा कि इसके मूल कारण को की पहचान करके उसके निदान की बात की जाए। ठीक है, जिसके लिए पंचशील या अष्टांगिक मार्ग से एक नैतिक और कल्याणकारी जीवन का प्रतिपादन किया जाए। फिर उन्होंने आगे कहा इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ पे वो बोलते हैं, राइटर कहते हैं कि बुद्ध ने मतलब वर्तमान में धार्मिक कट्टरता एवं टकराव की भावना बहुत तेजी से प्रवृत्त हुई है। ठीक है, भारत में सांप्रदायिक दंगे, जाति नरसंहार जैसे सांप्रदायिक दंगे अभी दिल्ली में हुआ था 1984, सिख दंगे हो गया, गुजरात में दंगे हो गया, कई सारे दंगे भारत का इतिहास रहा है। ठीक है, और जाति नरसंहार भी कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। अगर भारत के धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के धार्मिक सहिष्णुता, करुणा और मैत्री सिद्धांतों को अपनाना होगा। और धार्मिक टकराव का मुख्य कारण क्या है कि विज्ञान द्वारा तर्कों के माध्यम से जो धर्म के धारणाएं हैं उनको चुनौती देना, जिसको जो है जिसमें जो है बौद्ध धर्म क्या होता है कि विज्ञानवाद एवं परिवर्तनशील होने के कारण विज्ञान के साथ चलता है, लेकिन अन्य धर्म में जो आडंबर और जो भी परंपराएं हैं उससे हटने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण जो है वहाँ संघर्ष की स्थिति होती है। तो अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया को धर्म की जरूरत अगर होगी तो केवल वो धर्म बौद्ध ही धर्म होगा। दुनिया को धर्म की जरूरत होगी तो केवल बौद्ध धर्म ही पूरा कर सकता है। फिर यहाँ पंचशील सिद्धांत जो है
वो आज समाज, देश, दुनिया के लिए प्रासंगिक है। विश्व में अशांति, आतंक, हिंसा, भय, युद्ध का वातावरण और असमानता, लालच, चोरी, वैमनस्य इत्यादि समस्याएं हैं। बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में लाकर हम शांतिपूर्वक मानवता, नैतिकता और मूल्यों पर आधारित समाज की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो अहिंसा पर आधारित विश्व में शांति, सद्भावना एवं कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि जो अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो गया जो युद्ध हो रहा है, उसमें क्या है कि जो पंचशील सिद्धांत है उसके द्वारा ही हम जो है रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो बुद्ध का जो है जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये आज भी प्रासंगिक है। तो इसको आप जो है निबंध में भी कोट कर सकते हैं और जो है एथिक्स के पेपर में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं हम। अगला है टूलकिट विवाद। जरूरी है टूलकिट की तरह के तह में जाना। ठीक है, ये लिखा है इसको डॉक्टर संजय शर्मा जी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये जो है नोएडा के जो है बोनेट यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब ये बताते क्या हैं अभी देखते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, ये शुरुआत में बताते हैं मामला क्या है। पहले तो मामला हम समझते हैं क्या है अभी जो टूलकिट विवाद चल रहा है। पहले आप समझ लीजिए टूलकिट होता क्या है। सबसे पहले टूलकिट जिस दस्तावेज में इन एक्शन पॉइंटों को दर्ज किया जाता है। किन एक्शन पॉइंटों को? कि जो कोई आंदोलन हो रहा है वो कहाँ पे हमें इकट्ठा होना है, क्या स्लोगन होगा, अगर क्या हैशटैग होगा, क्या पोस्टर होगा और कोड क्या होगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं जो आंदोलन करता है, जैसे पहले क्या होता था कि आप डायरियों में रजिस्टर करते थे कि क्या प्लानिंग है, कैसे हमें अपने आंदोलन को बढ़ाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि उसे ऑनलाइन जो है गूगल डॉक पे डाल देते हैं, उससे सबको शेयर हो जाता है और वो इतना तेज़ी से फैलता है कि उसको पकड़ने में, मतलब उसको जो है ट्रैक करने में दिक्कत होती है। तो इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया के रणनीति के अलावा भौतिक रूप से सामूहिक प्रदर्शन करने की भी जानकारी होती है। वही पोस्टर क्या होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, इकट्ठा कहाँ होना है, क्या स्लोगन हम लगाएंगे, ठीक है, और कैसे आंदोलन बढ़ाया जाएगा। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं। सबसे पहले इसको देखा गया था 2011 में मिस्र में राष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, मिस्र में राष्ट्रपति के खिलाफ जो है आंदोलनकर्ता ने ये टूल किट का प्रयोग किया था। ऑनलाइन जो टूल किट होता है गूगल डॉक पे वो डाल देते हैं, उसको कोई भी वो कर सकता है अपने हिसाब से, मतलब कि संपादित कर सकता है। फिर इसके बाद ये अमेरिका में भी जो है श्वेत अश्वेत के उसमें देखा गया। अब ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपना अपना टूल किट बना के प्रचार करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और अभी क्या हुआ है कि हाल में अभी जो है यहाँ पे अब राइटर बताते हैं कि जो भाजपा प्रवक्ता थे संबित पात्रा जी, उनकी एक पोस्ट थी ट्विटर पे, जिसको ट्विटर ने बाकायदा जो है वो टैग करते हुए मैनिपुलेटेड मीडिया यानी गुमराह करने वाली पोस्ट का वो दिया। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि क्या जो है ट्विटर को ऐसा करना चाहिए था? ट्विटर तो एक प्लेटफॉर्म है सूचना को प्रदान करने का, तो वो फैसले कैसे दे सकता है? तो यही आगे चर्चा की गई है। अब मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब क्या है कि ऐसी तस्वीर, वीडियो या स्क्रीनशॉट से है जिसका जो है यहाँ आगे बताया गया है मैनिपुलेटेड मीडिया का क्या है। ऐसी वीडियो स्क्रीनशॉट, तस्वीर, वीडियो और स्क्रीनशॉट से है जिसके बल पर किए जाने वाले दावे की सत्यता पर संदेह हो, माना जाए कि यह मूल रूप से संपादित करते हुए छेड़छाड़ किया गया है और उसमें मन मुताबिक बदलाव किए गए हैं। तो ये मैनिपुलेटेड मीडिया से का मतलब है कि ऐसी तस्वीर, वीडियो या स्क्रीनशॉट से है जिस पे आप कुछ दावा कर रहे हैं तो उसकी सत्यता पर संदेह किया गया है कि इसमें कुछ संपादित करके अपने मन मुताबिक बनाया गया है। अब हुआ क्या था कि पहले क्या हुआ था, मतलब आगे उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो कांग्रेस ने क्या किया था, एक पार्टी यह पार्टी एक कथित टूलकिट के सहारे इंटरनेट मीडिया पर, मतलब कि संबित पात्रा बताते हैं, संबित पात्रा के अनुसार कि यह पार्टी, राइटर ने बताया कि संबित पात्रा ने ऐसा कहा था कि यह पार्टी एक कथित टूलकिट के सहारे इंटरनेट मीडिया पर पीएम की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि उन्होंने जो है सुपर स्प्रेडर, कुंभ, कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन को मोदी वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग किया, तब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और इसके लिए विदेशी जो मीडिया की मदद की, और जो लाशों की जलती हुई तस्वीरें थी वो भी विदेशी मीडिया तक पहुंचाने का कार्य किया। तो इन्होंने, इनके अनुसार, संबित पात्रा के अनुसार, ये देश विरोधी इनके जो है
कार्यक्रम है। तो पात्रा ने बताया कि जो ये देश विरोधी टूलकिट है ये कांग्रेस रिसर्च विंग से जुड़ी सौम्या वर्मा ने तैयार किया था, जिन्होंने इस बात से इनकार किया और अपना अकाउंट को बंद कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट को टैग करके मैनिपुलेट बता दिया। इस पर जो है केंद्र सरकार जो है असहमति व्यक्त किया और ट्विटर की भूमिका को मीडिया और कहा कि ट्विटर की भूमिका मीडिया का एक माध्यम है, यह एक्शन लेकर उसमें फैसले देने की कोशिश नहीं कर सकता है। ऐसी टैगिंग उसके पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर है, यह समानता के मूल्यों का उल्लंघन है। कानूनी इकाइयों ने जांच शुरू कर दी इस पे, ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने ट्विटर की भारतीय इकाई को नोटिस भेजा है और ये अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। अगर ये टूलकिट जो भी कांग्रेस के द्वारा टूलकिट तैयार किया गया था, अगर ये सत्य पाया जाता है तो कांग्रेस को जो है निलंबित किया जाए और राष्ट्र विरोधी पार्टी घोषित किया जाए, ये याचिका में कहा गया है। अभी उसकी सुनवाई होगी, वो बाद में आएगा, न्यूज़ में देखा जाएगा। अब देखिए, टूलकिट का मामला एक और था, ग्रेटा थनबर्ग से संबंधित था, जो ये भी चर्चा में था। वो ये कब था कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान ट्विटर पर टूलकिट साझा करते हुए ग्रेटा थनबर्ग, वही टूलकिट का मतलब था डॉक का जो डॉक्यूमेंट होता है, गूगल में डॉक होता है ना, डॉक्यूमेंट जिस पे सेव होता है, वही उन्होंने एक शेयर किया था। उस पर लिखा था कि आप किसानों की मदद चाहते हैं तो इस टूलकिट की मदद लें। तो उसमें क्या था कि एजेंडा पूरा लिखा हुआ था कि क्या जो है आपको ले जाना है अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, और अगर किसानों को मदद देना चाहते हैं पैसे कहाँ पे दें, किसानों की क्या हेल्प कर सकते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें दी हुई थी। और किस तारीख को आंदोलन होना है, 13-14 फरवरी था शायद वो, ठीक है। तो प्रसारित में, और इसके बाद में पता चला कि प्रसारित करने की मुख्य भूमिका भारत की युवा दिशा रवि, यहाँ आगे बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे है दिशा रवि, आगे बताएंगे। दिशा रवि की थी। इसके निर्माण में खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ था। अब यहीं पे मामला जो है ये यहाँ पे देखिए, ये ठीक है, खालिस्तान जो समर्थक कोई संगठन था, वो जो है संगठन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ था, जिसके साथ संस्थापक कनाडा में रहते हैं। तो उनका हाथ इसके पीछे पता चला, तो दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिल्ली अदालत ने यह कहते हुए उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया कि इंटरनेट मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और कोई, देखिए आगे यहाँ पे है, उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे फिर पुलिस ने आगे कहा, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, देखिए यहीं पे है, फिर दिल्ली अदालत ने कहते हुए रिहा किया कि इंटरनेट मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की कीमत पर बनाई गई टूलकिट का संपादन कोई जुर्म नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया। अब सूचना पर नियंत्रण, देखिए यहाँ पर राइटर बताते हैं कि सूचना पर जो नियंत्रण है वो कितना कठिन हो गया है। अब जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के दौर में पहले की दुनिया में सूचनाओं एवं जानकारियों को पहुंचाने के रूप में जो मीडिया, अखबार और टीवी चैनल सक्रिय थे, उन सूचनाओं के प्रवाह एवं नियंत्रण की कमान मीडिया के जानकारों के पास थी, ठीक है। कोई भी सूचना संपादन काफ़ी सख्त नियमों, कायदों के चरणों से गुजरता था, परंतु इंटरनेट मीडिया के प्रादुर्भाव से यह कंट्रोल ख़त्म हो गया है। यहाँ पे देखिए समाप्त हो गया है। यहाँ कह रहे हैं राइटर कि जो पहले क्या था कि जो अखबार और टेलीविज़न के थ्रू सूचनाएं जाती थी, उसके पीछे जिम्मेदार लोग होते थे जो सूचनाओं को संपादित करते हुए काफ़ी सख्त नियमों का पालन करते थे और उसको जो है उस पर नज़र रखते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो इंटरनेट मीडिया है, इसमें सूचनाएं कहाँ से आ रही हैं, कितना तेज़ आ रही हैं, इस पर जो है काबू पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। तो और इससे जो है कंट्रोल ख़त्म हुआ है, तो कई फेक न्यूज़ें भी आती रहती हैं। अब इसका सकारात्मक पहलू भी राइटर बताते हैं कि इसका सकारात्मक पहलू क्या है। जो इंटरनेट मीडिया का, जिस सूचना को सत्ता प्रशासन दबाना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता प्रशासन नहीं चाहता कि सूचना आगे जाए, वो तेज गति से जनता के पास पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा मणिपुर में डीएम साहब ने जो शादी में जाके अनैतिक कार्य किया, या अभी छत्तीसगढ़ में डीएम साहब ने
जो है एक बच्चे को अपमानित किया। तो ये सब सूचनाएं कितनी तेज़ी से देश भर में सर्कुलेट हुई और तुरंत ही जो है सरकार को एक्शन लेना पड़ा। अगर यही सोशल मीडिया का ज़माना ना होता ये पता ही ना चलता। ठीक है, कितने भ्रष्टाचार के मामले जो है इसी के कारण सामने आए हैं और भ्रष्टाचार कम भी हुआ है इसी के कारण। ठीक है, तो ये बताते हैं कि बहुत तेज़ी तक पहुंच जाता है। आज के दौर में बहुत सारे चैनल सरकार के पैरोकार बन गए हैं। ये बताते हैं जो टीवी चैनल हैं आज, तो कई जो है सरकार के पैरोकार बन गए हैं। तो जनता का एक बड़ा वर्ग इंटरनेट मीडिया से आई सूचनाओं पर ही ज़्यादा यकीन करता है जो है टीवी चैनलों से ज़्यादा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या जो है इंटरनेट, राइटर प्रश्न करते हैं क्या इंटरनेट जो है, राइटर प्रश्न करते हैं कि क्या इंटरनेट मीडिया के संचालकों जैसे ट्विटर और फेसबुक हैं, इनके जो संचालक हैं को उस तरह किसी तथ्य या सूचना पर अपना फैसला सौंपने या राय बनाने का हक मिलना चाहिए जैसे टीवी चैनल, टीवी न्यूज़ के चैनलों के एंकरों को होता है। जैसे फिर अंतर क्या रह जाएगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने वही जो पात्रा जी का जो ट्वीट था उसको जो है टैग करके बाकायदा मैनिपुलेटेड लिखा था। इस पे है कि जो है ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं, राइटर आगे कहते हैं कि जो है जो भी ये इंटरनेट मीडिया संचालक हैं इनको संतुलित, तटस्थ तथा निष्पक्ष भूमिका रखनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये जो है आर्टिकल पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग, और आशा है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा आपको। और इसी के साथ डेली में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे लगेंगे मैं डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा पहले करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग ऐसे बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।